गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं एक न्यू लव स्टोरी जिसका नाम है साइलेंट लव। ये स्टोरी स्टार्ट होती है मॉर्निंग से, जहाँ पर हमारी एक लड़की रहती है जो बहुत प्यार से ड्रेसअप कर रही रहती है। वो अपने आप को ड्रेसअप बहुत अच्छे से करती है। सबसे पहले वो एक फॉर्मल पैंट पहनती है, एक फॉर्मल शर्ट पहनती है, उसके ऊपर ब्लेजर पहनती है और अपने बालों को बहुत अच्छे से टाई अप करती है, थोड़ा सा पफ बनाती है और बालों को एक पॉनी टेल पे डालती है। हाथ में उसके बहुत प्यारी सी एक फाइल रहती है और एक फाइल को वो अपने एक बैग में रख रही रहती है, जिसका बैग होता है या सैक बोल दो आप, सैक के अंदर वो अच्छे से रख रही रहती है। तभी वहां से एक नीचे से आवाज आती है, आरोही जरा जल्दी से नीचे आओ, तुम्हें जाने में लेट हो जाएगा, तुम्हारे पापा वहां पर जाते जाते तुम्हें छोड़ देंगे, जल्दी से आओ। आरोही बोलती है, मम्मा जस्ट 1 मिनट में फटाक से आ रही हूँ। आरोही वहां से भागते हुए जाती है और नीचे जैसे ही उतरती है तभी उसकी मॉम खड़ी हुई रहती है और मॉम उसके हाथ में उसकी पानी की बोतल देती है और उसे बोलती है कि तुम अच्छे से प्रेजेंटेशन देना अपना, यू हैव टू डू इट, ओके, मार्क्स अच्छे से लेते हुए आना। तभी वो कहती है, जी मम्मा, आप तो ऐसे डर रही हो जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम देने जा रही हूँ, आपको पता है ना मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ, मैं हमेशा अच्छे से देती हूँ। तो कहती है, बेटा हमारी उम्मीद की किरण सिर्फ तुम ही हो, हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा तो एक मिडिल क्लास इंसान है जो अपनी पूरी सैलरी इतने जॉब करते हुए भी उतनी सैलरी नहीं कमा पाए, बट हम ये चाहते हैं कि तुम आराम से पढ़ो और जल्दी लिखो और फिर आगे जाके हमारे घर का नाम रोशन करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे 2 भाई बहन पीछे बैठे हुए हैं, एक बहन है जो तुम्हारी 10th स्टैंडर्ड में पहुंच चुकी है और एक जो भाई है जो 12th स्टैंडर्ड में पहुंचा है। उन दोनों को भी तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम जल्दी कमाओगी तो उनके एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर पाओगी। हाँ जानते हैं हम मिडिल क्लास इंसान है, मुझे जाते टाइम तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट बेटा समझो। तभी वो कहते हैं, मॉम मैं आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ समझती हूँ, बचपन से चीज़ें देखती आ रही हूँ, आप क्यों टेंशन ले रही है। और ऐसे बोल के तभी वहाँ से आरोही के जो पापा रहते हैं, स्कूटी रहती है उसमें हॉर्न बजाते हैं, बेटा जल्दी आ, और फिर वो उसे बिठा देते हैं। यहाँ से गाड़ी की स्पीड तेज से बढ़ती है। आरोही यहाँ से एकदम से सिग्नल्स वगैरह क्रॉस कर रही रहती है। तभी सिग्नल के टाइम पे वो एकदम से देखती है एक बड़ी सी कार आई है और इतनी मतलब एक कार जो रहती है जो बीएमडब्ल्यू कह सकते हैं, बीएमडब्ल्यू कार आती है स्पीड में। उस कार के जो मिरर रहते हैं वो लगे हुए रहते हैं, ब्लैक कलर के मिरर लगे हुए रहते हैं। उस मिरर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा रहता है और कुछ भी पता नहीं चल रहा रहता है। लेकिन एक एक बोलते हैं ना कि जब आप बाजू में ट्रैफिक में अगर एक कार के बाजू में बजो तो आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आती है कि कौन लोग होंगे उसके अंदर, क्योंकि बोलते हैं ना कि सम टाइम जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत सी चीज़ें इंडिकेट करती है चीज़ों के लिए। तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा साउंड बज रहा रहता है, एकदम हाई हिप हॉप सॉन्ग्स के बज रहे रहते हैं, जोर जोर से बज रहे रहते हैं। तभी आरोही उसकी तरफ देखती है और वो अपना सर साइड में कर लेती है। वो गाड़ी इतने स्पीड से सिग्नल तोड़कर ही निकल जाती है, रेड लाइट पे निकल जाती है। मतलब वो इतने ज़्यादा लापरवाह रहते हैं कि उनको ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि भैया आगे जाके एक्सीडेंट हो सकता है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो गाड़ी एकदम स्पीड से लापरवाही की तरीके से निकल जाती है। रूही के पापा बोलते, देखा है आजकल की जनरेशन कैसी हो गई है, ये देखो यहाँ पर ये बच्चे लोग गाड़ी चला रहे हैं और इस तरीके से इनके हाथ में भविष्य है हमारे देश का, किस तरीके से। तभी आरोही अपने पापा के सर पे हाथ रख के बोलती है, पापा हम लोगों को तो नहीं बदल सकते ना, और हमारे पास इतना समय भी नहीं है, आप बस अपने ख्याल रखिए और जब तक सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाता हमें नहीं चलना, हम रूट्स को फॉलो कर लेंगे एक बार, हम दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपने से अपने मतलब रखना चाहिए। और इस तरीके से सिग्नल क्रॉस होता है और यहाँ पे आरोही के पापा जाते हैं। आरोही के पापा उसे एक जगह छोड़ते हैं और वो रहता है एक बड़ा सा कॉलेज। कॉलेज के बाहर वो जब उतरती है उसे बोलती है कि पापा मैं जा रही हूँ। तो यहाँ से वो कॉलेज की तरफ अंदर जाती है और वहाँ पर वो वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है वो उसे पूछती है कि यहाँ पर जो हमारा एमबीए डिपार्टमेंट है वह वो कहाँ पर है। तो उसे बोलते हैं कि आपका एमबीए डिपार्टमेंट इधर पर है, इस बिल्डिंग में है। तो उसे कहते हैं थैंक यू। फिर इस बिल्डिंग पे वो वहाँ पर जा रही रहती है। हालांकि वो जैसी वो उस बिल्डिंग पे जा रही रहती है तो वहाँ के जो उस कॉलेज के मतलब साइड में देख रही रहती है कि किस तरीके से लोग मतलब कितने मतलब वेले टाइप के बैठे हैं, गार्डन्स में बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। मतलब उस कॉलेज में उसको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही रहती। जैसे वो अंदर की तरफ जाती है और वहाँ पर वो मतलब आराम से चलती है, तभी वहाँ पर वो एमबीए डिपार्टमेंट में जाती है और वहाँ पे उसका इंटरव्यू रहता है। हाँ,
इंटरव्यू रहता है तो आरोही वहाँ पर रहती है। तभी वहाँ से एक रिसेप्शनिस्ट आती है, वो कहती है मैम कैन आई हैव योर रिज्यूम प्लीज़। तभी वो उसे बोलती है रिज्यूम ये रहा। तभी उसे बोलते हैं आप बैठिए यहाँ पर, मैं आपका नाम कॉल करूँगी तब आपको अंदर जाना है, अंदर डायरेक्टर्स बैठे होंगे वो आप लोगों का करेंगे। उसे बोलते हैं नॉट एट ऑल, बैठ जाते हैं। आरोही वहाँ पर बैठी हुई रहती है और बहुत प्यार से ऐसे बैठ के वहाँ पर अपनी कर रही रहती है, बात कर रही रहती है ऐसे वहाँ पर जो लोग रहते हैं। थोड़ी देर में वहाँ से अनाउंसमेंट होता है, रिसेप्शनिस्ट देती है आरोही शर्मा, आरोही शर्मा। तो वो उसे कहती है यस आप अंदर जा सकते हैं। आरोही वहाँ पर अंदर जाती है और वहाँ पर बैठती है। सबसे पहले वो ये नोटिस करती है कि वहाँ का जो प्रोफेसर है वो प्रोफेसर प्रोफेसर ही नहीं लग रहा है। आई मीन ऐसा लग रहा है गली छाप का गुंडा, मतलब लाइक नो पर्सनालिटी, नॉट एट ऑल लाइक वो प्रोफेसर है। और वहाँ पर उसका प्रिंसिपल ऐसे ढीला ढाला सा, मतलब क्या है, अजीब सा लग रहा रहता है। तो वो वहाँ पर बैठती है और तभी वहाँ पर एक जो प्रिंसिपल रहता है सबसे पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक चेकआउट करता है और फिर उससे बोलता है कि आरोही शर्मा कैन आई हैव योर फाइल प्लीज़। तो उसे फाइल फॉरवर्ड करती है और उसमें उसके एडमिट क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स रहती है, जैसे कि उसने इंजीनियरिंग करी रहती है और इंजीनियरिंग के बाद उसने एमबीए किया रहता है। और इंजीनियरिंग उसने जो करी रहती है वो सीएस से इंजीनियरिंग करी रहती है। और तभी उसने एमबीए किया रहता है। तभी उसके सर बोलते हैं वाई वाई यू आर इंटरेस्टेड टू बी अ बीइंग अ प्रोफेसर इन दिस फील्ड, मतलब जिस तरीके से तुम्हारे चीज़ें दिख रही हैं कि तुम इंजीनियरिंग करके बैठी हो और तुम एक अच्छी खासी मतलब एमबीए में भी तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तुम्हारे एग्रीगेट्स तो काफ़ी अच्छे, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑनर की डिग्री है तुम्हारे पास। दूसरी चीज़ तुम्हारा एमबीए में भी ऑनर की डिग्री बनी है, इससे ज़्यादा तुम्हें मतलब तुम अगर किसी कंपनी में भी जाओगी तो तुम अच्छे से करोगी। तो वाई यू वांट टू बी अ प्रोफेसर। तभी वहाँ पे आरोही कहती है सर everyone want to be an engineer, so who will be teach to the engineers, मतलब everyone want to be become an engineers, so there should be a one person who will be the make engineers। तो मैं इंजीनियर बनाना चाहती हूँ। हाँ, मैंने इंजीनियरिंग करी है क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग, जब तक आप इंजीनियरिंग के अंदर घुसोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इंजीनियरिंग में कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है। इंजीनियरिंग मैंने अपने नॉलेज गेन करने के लिए करी, एक डिग्री लेने के लिए करी, लेकिन मुझे एक कोऑपरेटिव लाइफस्टाइल नहीं जीनी है। एक मेरे को 10 टू 6 पीएम या 10 टू 7 पीएम या 9 टू 7 PM मुझे वर्क नहीं करना है, मुझे कोऑपरेटिव लाइफ नहीं जीनी है। आई एम वेरी गुड इन द टीचिंग स्किल्स। मैं बहुत छोटी थी तब से मैं ट्यूशन्स लेती जा रही हूँ। और जब मैं 12th स्टैंडर्ड की थी तब मैं 5th 6th बच्चों का ट्यूशन्स लेती थी। और जब आज मैं एमबीए करके एमबीए वाले बच्चों का प्लस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का सबका मैं ट्यूशन्स लेती हूँ। सो मेरे लिए एक ट्यूशन एक लेने के बाद मुझे एक बीइंग अ प्रोफेसर बनना है, जो मेरी एक अंदर से डिज़ायर है और ये मेरी एक बहुत अच्छी इच्छा है। तो मुझे एक आई वांट टू बी लाइक दैट। तो उसे कहते हैं कि तो अब ये मैंने आपका जैसे रिज्यूम में देखा है कि आप पीएचडी कर रही हैं, तो कैसे है यस मुझे पीएचडी करना है क्योंकि मुझे प्रोफेसर बनना है। बट उससे पहले मैं एक मीन्स लाइक आई वांट टू बी परस्यूड लाइक बीइंग अ प्रोफेसर। तो उसे कहते हैं कि तो ठीक है यहाँ पे वैकेंसी है बट तो उससे कहती है बट सर, तो कहते हैं बट यहाँ पर ना कुछ एग्जामिनेशंस हैं वो आपको पास करने पड़ेंगे। तो उसे कहती है कि ठीक है यहाँ पे कुछ राउंड है, सबसे पहले आपका एक इंटरव्यू, रिटन इंटरव्यू होगा, मतलब रिटन टेस्ट होगा, वो करिए आप। उसके बाद वहाँ पर जाके आपका एक मतलब टेक्निकल राउंड होगा और टेक्निकल राउंड के बाद आपका एक दूसरा पर्सनल इंटरव्यू होगा। आरोही बोलती है ऑफ कोर्स आई एम श्योर अबाउट दैट। आरोही जो रहती हैं वो जब वहाँ से बाहर निकलती है तभी वहाँ पर एक लड़की उससे टकराती है और टकराते हुए गिर रही रहती है। तभी उसे बोलती है हाय दीदी आप यहाँ कैसे। तो उसे कहती है शांत हो जाओ चलो साइड में। तो उसे बोलती है कि दीदी आप यहाँ कैसे। तो उसे बोलती है कि मैं यहाँ पे एज अ प्रोफेसर की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए आई हूँ। तो उसे बोलती है दीदी आप क्या कर रही हो, आप इस कॉलेज में आई हो। दीदी इस कॉलेज में रह के मैं पछता रही हूँ, ये कॉलेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना यहाँ पे कोई स्टडीज़ होती है ना कुछ होता है, इवन यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है। और आपको पता है यहाँ पर ना मीन्स लाइक
मैं आपको बताना नहीं चाहती हूँ दीदी, वो यहाँ पर ना आरोही दीदी, यहाँ पर लेन देन चलता है। तभी आरोही उसके सामने ऐसे बोलती है, व्हाट डू यू मीन बाय द लेन देन? तो उसे कहती है कि दीदी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो बात आपने सुनी है ना, वो यहीं चलता है। और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कॉलेज, प्लीज़ आप ये मत करो। तो उसे बोलती है, तो फिर निकिता तुमने इस कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया? तो कहती है, दिमाग खराब हो गया था मेरा, ये ना ये गुंडों का कॉलेज है, यहाँ पे गुंडागर्दी चलती है। मुझे इस कॉलेज के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था और मुझे इस कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे जब मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ वो क्लियर किया मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ पे गलती से एडमिशन ले लिया। मुझे पता होता तो दीदी क्या है, आपने मुझे 12th में इतना अच्छे से पढ़ाया, मेरे साथ आपने इतने अच्छे से चीज़ें करी हैं, तो मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करना चाहूँगी दीदी, प्लीज़ आप ये मेरी बात को समझो। तो उसे बोलती है, ठीक है, बट मैं एक काम करती हूँ, इंटरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। तो उसे कहती है कि ठीक है, बट दीदी बट आई विल मस्ट प्रेफर दैट कि आप ना मतलब ये मत करो। निकिता, आरोही जाते जाते निकिता को बोलती है, वेट। निकिता को वो एक चॉकलेट देती है जैसे कि वो हमेशा देती थी। यहाँ पर जो हमारी आरोही शर्मा रहती है, ड्यू टू द पैशन और फैमिली इश्यूज की वजह से हमेशा से जो हमारी आरोही रही है, वो अपने फैमिलीज के चीज़ों की वजह से यहाँ पर ना बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बनने लग गई है। वो बच्चों को ट्यूशन्स तक पढ़ाने लग गई है और बहुत कम एज में उसने ट्यूशन पढ़ाया था। जब वो इंजीनियरिंग कर रही थी तब उसने यहाँ पर आरोही ने निकिता को पढ़ाया था और अब वो उसके पास आती है। तभी निकिता जाते जाते क्या बोलती है कि आरोही मैम मेरी बात तो सुनो। तो उसे कहती है कि हाँ बोलो। तो उसे कहती है कि क्या मैं आपको एक बात पूछ सकती हूँ? तो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल पूछो। दीदी अभी भी आप ट्यूशन लेती हैं क्या? तो उसे कहती है कि हाँ मैं लेती हूँ अभी भी ट्यूशन। तो उसे कहती है, तो क्या आप मुझे इंजीनियरिंग पढ़ा देंगी? तो उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, तो वैसे भी आप इतनी अच्छी ट्यूटर हो तो कहाँ आप प्रोफेसर बन रही हो, इससे अच्छा आप अपनी ट्यूशन क्लासेस क्यों नहीं स्टार्ट कर लेती हो? आपकी ट्यूशन क्लासेस तो प्रोफेसर से भी ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हो, आप इन सब चीज़ों पे ना ही लगो। तो कहती है, तभी वो उसे कहती है कि बेटा बोलना बहुत सी चीज़ें आसान होती है, बट एट प्रेजेंट मैं सोच रही थी कि अपनी ट्यूशन क्लासेस करूं। तो उसे कहती है कि छोड़ो ना, आप ऐसा होम ट्यूटर ही बहुत अच्छी हो, तो आप ये सब चीज़ें छोड़ो, चलो यहाँ से क्लास है। वो वहाँ पर उसको एग्ज़ाम ही नहीं देने रहती है। निकिता उसे लेते हुए चली जाती है और उसे बोलती है कि दीदी क्या मतलब अभी भी आप घर पे पढ़ाते हो? तभी उसे बोलती है कि देखो मेरे घर पे तो अब मेरे भाई बहन भी बड़े हो गए हैं, अब तब तुम छोटी थी तो मैं तुम्हें वहाँ पढ़ा सकती थी, लेकिन मैं अभी तुम्हें वहाँ नहीं पढ़ा सकती हूँ। तो उसे कहती तो बीइंग अ होम ट्यूटर ना दीदी, मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करती हूँ कि आप होम ट्यूटर बनो। होम ट्यूटर बनना सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे बेस्ट चीज़ है होम ट्यूटर बनना। तो उसे कहते हैं कि ओके, तो आप चिंता मत करो, मैं भी मेरे फ्रेंड सर्कल्स में जितने लोगों को पता है वहाँ बता दूंगी, सब लोग मेरे घर पर आ जाएंगे और आप वहाँ पर आकर सबको स्टडीज़ करा लो। इससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शंस कुछ भी नहीं है दीदी, आप मेरी बात को समझो। तो उसे कहती है कि ठीक है अभी मैं चलती हूँ। आरोही यहाँ से निकलती है। आरोही को यहाँ पर एकदम से फ़ोन आता है और वो फ़ोन आता है उसके कुछ ट्यूटर्स का, जिसमें उसको कुछ पेरेंट्स रहते हैं जो उसको फ़ोन पे बात कर रहे थे और कहते हैं कि आप जो हमारे बच्चों को पढ़ा रही हो, मैथ साइंस पढ़ाती हो, उसमें उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा है, बहुत कुछ सुनना रहता है। तभी वो उसे एकदम से बोलती है कि मैम आपका बच्चा जो है ना वो बिल्कुल भोंदू है, आपके बच्चे को आपने मैथ साइंस क्यों दिलाया? अगर आप लता मंगेशकर को बोलोगे कि क्रिकेट सीखे तो वो क्रिकेट खेल पाएगी? अरे उसकी उसकी जो सबसे बड़ी स्किल्स है वो उसकी सिंगिंग है, आपको वही चीज़ करनी थी, आपने उसको मैथ साइंस दिला दिया। उस बेचारे को इंटीग्रेशंस हो गया, डिफरेंशियल्स हो गया, वो सब नहीं आता है। अरे वो सब तो छोड़ो, मीन मोड मोडियम ये सब निकालना नहीं आता उसे, फैक्टराइजेशन नहीं आता है जो 6th क्लास में स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, वो सब चीज़ें नहीं आती है। और आप मुझे बोल रही हो कि मैं उसे ये सब
चीज़ें सिखाऊं। आई एम सॉरी, आई एम डन विथ योर चाइल्ड। आप मुझे कितना भी पे कर दो, लेकिन एक बच्चे के एक माइंड में मैं कैसे घुसेड़ूं जब उसे इंटरेस्ट ही नहीं है। पता नहीं उसने 10th किस तरीके से पास करी है रोते धोते हुए, और आप मुझे अब बोल रही हैं कि उसको 10th और 11th में करा दो। तो तभी वहाँ की उसकी मम्मी बहुत एरोगेंट तरीके से बोलती है, अरे उसी की तो हम तुम्हें उसी के तो पैसे दे रहे हैं इतने सारे, तुम पैसे लो ना और कराओ। तो कहती है, एक मिनट, ये जो टीचिंग होती है ना, ये पैसों से नहीं होती, ये स्किल्स होती है। आपने मुझे खरीद के नहीं रखा है। आई एम सॉरी, आई एम डन विद दैट। मैं आपके बच्चे को अपनी पढ़ा सकती हूँ, आप कोई और ट्यूटर ढूंढ लो। इस तरीके से वो फ़ोन कट कर देती है। आरोही थोड़ी देर में यहाँ से कॉलेज से बाहर निकलती है, एक चाय की टपरी में बैठती है और उसे बोलती है, एक चाय दे दो। बेचारी वहाँ पर टेंशन में रहती है। आरोही को यहाँ पे इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है कि एक तरीके से ये प्रोफेसर की पोस्ट उसको जो चाहिए थी वो नहीं मिल रही। आजकल कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट पे सबके सब पीएचडी मांगते हैं, और वो पीएचडी अभी तक क्लियर उसने की नहीं है। उसने पीएचडी मतलब उसने पीएचडी जो करी रहती है वो एक जो पीएचडी का पेपर होता है यूजी नेट करके होता है, उसने वो नहीं निकाला रहता है। उसे डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लिया रहता है क्योंकि उसके एग्रीगेट्स बहुत अच्छे थे और वो बहुत अच्छी थी, इसलिए नहीं किया जाता है। तो उसको ना अब प्रोफेसर के लिए जाना सोच रही थी वो कि वो प्रोफेसर बने, क्योंकि उसका पैशन उसी में था। उसे कोऑपरेटिव लाइफ नहीं जीनी थी। किसी किसी का प्रोफेशन रहता है कि भाई उसे टीचर ही बनना है, तो वो वही करना चाहती थी। तभी वो वहाँ पर बैठी हुई रहती है। तभी वहाँ पर वो सोचती है कि मेरे पास ले देके एक ही बच्चा था जिसको मैंने उसे भगा दिया। पहले कितना अच्छा टाइम था कि जब मैं इंजीनियरिंग में थी, तो पहले ना इतनी सारी इंजीनियरिंग क्लासेस नहीं होती थी, कोचिंग क्लासेस इतनी सारी नहीं होती थी, तो घर में होम ट्यूटर की तरीके से देना कितना इजी हो गया था। अब तो हर गली और कोचिंग में एक ट्यूटर बैठा है, हर लोगों ने कोचिंग ओपन करके बैठी है। मेरे पास तो इतना भी फंड्स नहीं है कि मैं कोचिंग ओपन कर सकूं। और ये जो होम ट्यूटर के लिए जो घर पे बैठ के ट्यूटर देते हैं, ये लोग सैलरी तो हमें इतनी बताते हैं और हमारी सैलरी पूरी कट के देते हैं। जहाँ पर 700-800 रुपये अगर एक बच्चे के स्टडीज़ के मिल रहे रहते हैं, जो फिफ्थ और स्टैंडर्ड फिफ्थ सिक्स के बनते हैं, होम ट्यूटर को अगर किसी एजेंसी के थ्रू जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से 300 रुपये मिलते हैं। बाकी तो 300 रुपये उसका एजेंट खा लेता है। यहाँ पर आरोही काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी। उसका टेंशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, और तभी उसके सामने वही वो BMW की कार जाती है, और जिस कार में हाई हाई पॉपअप में देख रही थी, तभी आरोही कहती है, एक तरफ इनकी लाइफ है और एक तरफ मेरी लाइफ है जो पूरी हैक्टिक तरीके से है। आरोही यहाँ से अपना पकड़ती है, यहाँ से बस पकड़ती है, क्योंकि ऑटो के तो पैसे वो उतने देना नहीं चाहती थी। तो बेचारी यहाँ से बस पकड़ती है और चुपचाप बस पकड़ते हुए जारी रहती है। जैसे वो अपने घर पर आती है, तो अपने घर पर जाकर बैठती है, तो वहाँ पर उसे ये देखने को मिलता है कि उसकी जो मॉम होती है वो उसे बोलती है कि क्या हो गया बेटा, तुमने वो प्रोफेसर की पोस्ट मिल गई है बेटा, तुम्हें पता है ना कि घर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी आरोही बोलती है, मम्मा रोज़ रोज़ मुझे बताने से कोई घर की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाएगी ना, मैं कर रही हूँ अपने लिए हार्ड वर्क, आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कुछ ना कुछ अच्छे से चीज़ों को सॉल्व आउट करूँ। अभी जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है, चीज़ें इस तरीके से हो रही है कि हम हम क्या करें, मतलब मैं क्या करूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ ना। तो कहती है कि बेटा, तो तुम्हें बनना है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम एक जॉब क्यों नहीं ले लेती हो। 20-25 हज़ार की तो जॉब आराम से मिल जाएगी, तो तुम वो जॉब ले लो ना, तुम्हें वो तो मिल जाएगी। तो उसे कहती है कि मम्मा 20-25 हज़ार की जॉब मुझे नहीं चाहिए, मुझे ट्यूटर बनना है। मैं वैसे भी ट्यूटर हूँ, मुझे प्रोफेसर बनना है, वो मेरा मन है। आप उस चीज़ के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। तो उसे कहती है कि कोऑपरेटिव लाइफ में अगर मैं घुस गई तो मैं अपना ये जो पैशन है टीचिंग का, वो हमेशा से भूल जाऊँगी। तो उसे वो कहती हैं कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें, पहले का तो पहले तो तुम्हारा अच्छा था, लेकिन अब तो जैसे जैसे चीज़ें हो गई है, सब चीज़ें खराब हो गई है। तो कहते हैं खराब कुछ नहीं हुआ है, बस सब चीज़ें अपग्रेडेड हो गई है। पहले वहाँ पर हर गली और नुक्कड़ में एक ट्यूशन क्लासेस हो जाती थी, लेकिन अब प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि अब हर जगह कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हो गई है। सब लोगों ने अपना अपग्रेड वर्जन कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पर हो गई है। और मम्मी, आप 20 हज़ार की बात कर रही हो,
एक क्लासेस लेने की। आपको पता है ना कि मेरे लाइफ में वो टाइम भी था कि जब मैं अपनी ट्यूशन्स लेकर भी 20-25 हज़ार रुपये महीने के कमा लेती थी, 30-30 40-40 बच्चों को पढ़ाते हुए। तब तो आपने मुझे कभी ये नहीं बोला कि अपने पैशन को ना करो। तो कहती है हाँ बेटा, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई है, तुम समझो तुम्हारे ऊपर भाई बहन की है। तभी उसे कहती है मेरे को भी पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में मम्मी, मैं चीज़ों को सही तरीके से करना चाहती हूँ, आप उस बात की चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हर चीज़ों को कर लूँगी, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो। अब यहाँ पे जो आरोही रहती है वो यहाँ से चुपचाप निकलती है और निकल के यहाँ से अपने रूम पर चली जाती है। रूम उसका खुद का पर्सनल नहीं रहता है क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर उसकी सिस्टर के साथ उसका होता है। तभी उसकी सिस्टर बोलती है क्या हुआ दीदी, इस बार आपने क्या हो गया? तो कहती है जिस कॉलेज में मैं गई थी तुम्हें याद है वो निकिता? तो उसे कहती है कि हाँ निकिता। तो उसे कहती है कि वो जो निकिता है ना, वो मुझे बता रही थी कि दीदी ये जो कॉलेज है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो बेचारी तो कैसे तैसे फंस चुकी है। और वो बता रही थी तो उसने मुझे बोला कि इस कॉलेज में पॉलिटिक्स चलती है, ये सब के नहीं है। तो उसे कहती है कि दीदी फिर तो उसने सही किया ना, अच्छा हुआ आप नहीं करे, मम्मी को बातों को दिल पे मत लिया करो, हमें पता है कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप कर लेंगी, स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा चीज़ें की प्रॉब्लम रही है। तो उसे कहती है कि तुम बताओ तुम्हारा पढ़ाई कैसी चल रही, 10th स्टैंडर्ड है, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, मैं हर चीज़ पढ़ा दूंगी। तो कहती है जब मेरी सिस्टर इतनी अच्छी अच्छी ट्यूशन्स क्लासेस लेती है सबकी, तो फिर मुझे किस बात की टेंशन है। तो ये बोलते हुए वो वहाँ पे बैठ जाती है। फिर वहाँ पे कुछ मतलब चीज़ें रहती हैं, वो उसे क्लियर कर रही रहती है और उसे बताती है और वो उन दोनों को प्यार से कर रही रहती है। शाम का टाइम रहता है जब ये लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। नेक्स्ट डे यहाँ पर ना जो उसको एक कॉल आता है और वो रहता है निकिता का। निकिता बोलती है कि दीदी आप ट्यूशन क्लासेस लेंगे अपन, तो आप मुझे आ जाओगी क्या? तो उसे बोलती है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है? तो उसे कहती है कि यार वो तो मुझे बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा। तो उसे कहती है कि पहले तो आपके कॉलोनी के पास ही रहती थी मैं, लेकिन अब मेरे मॉम डैड ने घर को थोड़ा सा चेंज कर दिया है तो मेरे को थोड़ा दूर आना पड़ता है। दीदी आप डोंट वरी, मैं उसके भी एक्सपेंसेस आपको पे कर दूंगी, पर प्लीज़ मुझे सच्ची में आपको ज़रूरत है, आपने मुझे 12th में इतना पढ़ाया था। तो वो उसे कहती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, वो तो एक्चुअली पता है यहाँ से मुझे 2 घंटे लग जाएंगे ट्रैवल करने में और 2 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रही थी। तो उसे कहती है दीदी आप सोच कर मुझे बता दो, आपको मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा भी पे कर दूंगी। तो उसे कहती है ठीक है। यहाँ पे जो आरोही रहती है वो साइलेंट इसलिए रहती है क्योंकि वो ये सोच रही रहती है कि कल भी उसका एक कॉलेज में एक इंटरव्यू रहता है, पहले वो उस कॉलेज में इंटरव्यू देगी, अगर उसको प्रोफेसर की तरीके से अगर मिल जाएगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो वो ये डिसाइड करेगी कि वो यहाँ पर कर ले। और हमेशा से आरोही का एक नेचर था कि वो कभी भी जल्दबाजी पे डिसीजंस लेना बिलीव नहीं करती थी। वो हमेशा से सोचती थी कि थोड़ा सा शांति से रहो, चीज़ों को एक बार सोचो उसके बाद डिसाइड करो, हर चीज़ को इतनी जल्दी से डिसाइड करके कभी भी कोई चीज़ फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद उन लोगों को खाना खाने जाते हैं, फिर लोग चुपचाप सो जाते हैं और मॉर्निंग का टाइम नेक्स्ट डे होता है जहाँ पे आरोही फिर से अपना ड्रेसअप करती है, पर इस बार वो फॉर्मल तरीके से ड्रेसअप नहीं करती है, वो नॉर्मल अपना सूट पहनती है और नॉर्मल मतलब लेगीज एंड कुर्ती पहनते हुए अच्छे से चली जाती है। यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी आरोही रहती है वो ट्रैवल करके एक कॉलेज में पहुँचती है जिस कॉलेज का नाम रहता है जेके कॉलेज। वो जेके कॉलेज की तरफ जाती है और जेके कॉलेज जो रहता है वो बहुत हाई फाई कॉलेज रहता है और जिस कॉलेज में चीज़ें बहुत अच्छी रहती है। और जेके कॉलेज में जैसी वो जाती है तो उसे उसे वहाँ पर ना देखने को मिलता है कि लोग बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एकदम बढ़िया है, वेल एजुकेटेड है। और वो कॉलेज उसे ऐसा नहीं लगता है कि ये कॉलेज मतलब किसी भी तरीके से इन सब चीज़ों से मतलब चीज़ों से भरा हुआ रहेगा या कुछ रहेगा, मतलब वो हर चीज़ में काफ़ी अच्छा रहेगा और चीज़ें मतलब पॉलिटिक्स ये वगैरह ये सब नहीं चलेगी। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पर जाती है प्यार से और वहाँ पर उसका इंटरव्यू रहता है। वो इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर जा ही रही रहती है, तभी वहाँ पर उसकी एकदम से वो
वहाँ पर कुछ बच्चों की आवाज़ें सुनती हैं जहाँ पे हंसी ठिठोली हो रही रहती है। तो वहाँ पर वो देखती है और चुपचाप चली जाती है। अब इंटरव्यू का जो लेवल रहता है, मतलब वो मतलब कुछ कॉलेज के चीज़ें रहेंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। वो उस मतलब सॉरी, मेरा कहने का मतलब है लेवल मीन्स कि जब आप इंटरव्यू पास करने चाहते हो वो ईजी नहीं रहता है, उसके अलग अलग प्रोसेस वगैरह होंगे। तो उसके लिए वो वहाँ पे पहले इस बिल्डिंग में जाती है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है एक लड़की अपनी बीएमडब्ल्यू से वहाँ से निकलती है, और वो बीएमडब्ल्यू में वही हिप हॉप चल रहा रहता है कि जो आरोही ने यहाँ पर सुना हुआ रहता है। उसमें से एक बहुत सुंदर सी लड़की निकलती है जिसकी हाइट काफ़ी अच्छी रहती है, और उसकी हाइट रहती है 5'7" हाथ, मतलब हाइट रहती होगी 5'7", और यहाँ पे आरोही की हाइट बता दूँ वो 5'4" रहती है। 5'7" वाली बंदी निकलती है, काफ़ी अच्छी हाइट पे रहती है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए रहते हैं उसके। वो जब वहाँ पर पहनती है तो उसने वहाँ पर ब्लेज़र रहता है, उसने ब्लेज़र मतलब ब्लेज़र नहीं पहना रहता है, शर्ट पहनी रहती है और जीन्स पहनी रहती है। उसका फिगर एकदम माइंड ब्लोइंग रहता है, जैसे कि एक बंदी जो अपने आप को जिम करते हुए मेंटेन कर रही है, जो कोई एक एक्ट्रेस की तरह अपने आप को मेंटेन करती है, वो बंदी वहाँ से निकलती है। तभी दूसरी लड़की वहाँ से उससे चिल्ला के बोलती है, चिल्लाते हुए बोलती है, वंशिका, वंशिका मेरी बात तो सुन। तभी वंशिका एकदम से टर्न होती है और उसके बाल पूरे खुले हुए रहते हैं, और वो अपने बालों को एकदम साइड में करते हुए बोलती है, बोलो क्या हो गया। तो उसे बोलती है कि वंशिका, यू नो, नाउ इट्स टाइम दैट कि हम लोग अब इस कॉलेज में सीनियर हैं, तो हमारा अब ये बनता है कि हम लोगों की रैगिंग ले सकते हैं। तभी वो उसे बोलती है कि चलो हम रैगिंग लेते हैं। तो वंशिका बोलती है, यू गाइस कंटिन्यू, मैं ज्वाइन कर लूँगी। अब रैगिंग लेने की बात आ रही रहती है। तो यहाँ पर उसका फ्रेंड सर्कल रहता है, एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है अनु, अनु रहती है, और दूसरी लड़की जो रहती है उसका नाम रहता है नेहा, नेहा रहती है, अनु रहती है, और वहाँ पर मतलब रोहित रहता है, रोहित के बाद आरव रहता है, और आरव के साथ जो रहता है आदि रहता है, आदित्य मीन्स। चार, ये 5 लोगों का ग्रुप रहता है, मतलब 6 लोगों का। ये 6 लोग यहाँ के इस कॉलेज के ऐसी बंदियाँ थी जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। मतलब ये लोग सीनियर्स थी जो पूरा रूल करती थी, और इनसे आगे होता है। तो अब ये 4th ईयर्स की स्टूडेंट्स रहते हैं, ये लोग भी इंजीनियरिंग कर रही रहती है, 4th ईयर की रहती है। तभी वहाँ पर जो हमारी लड़कियाँ रहती है वो 1st ईयर के बच्चों को बुलाती है और कहती है, इधर आओ, इधर आओ। तो उसे बोलती है कि यस मैम, मैम हाँ बोलिए। तो उसे बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि हम यहाँ के सीनियर्स हैं, और हम जैसे बोलेंगे तुम्हें वैसे करना पड़ेगा। तो उसे बोलती है कि हाँ मैम बोलिए क्या करना होगा। तो उसे कहती हैं कि पहले तो अपने आप का नाम इंट्रोड्यूस करो। तभी वो लड़की कहती है कि मेरा नाम मेरा नाम बताऊँ मैं। तो तभी वहाँ से वंशिका एकदम से आती है और आकर वहाँ पर बैठती है, और हाथ में उसने कोल्ड ड्रिंक ली रहती है, जो कोल्ड ड्रिंक का कैन होता है ना, वो लेकर आराम से आकर बैठती है, और उसे कहते हैं कि इसको अपना नाम बताने के लिए क्या जन्मों लग जाएंगे। तो उसे कहते हैं कि तुम इतना डर क्यों रही हो। तो वो कहती है कि आप वंशिका मैम है। तो कहती है हाँ मैं वंशिका मैम हूँ। अच्छा। वो कहती है कि मैम मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ मैम मुझे छोड़ दीजिए। तो उसे कहती है कि मैम प्लीज़ 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 मैम मेरी बात सुनिए। तभी यहाँ पर वो उसे बोलती है कि तुम इतना डर क्यों रही हो। तो कहती है कि मैम आपके बारे में कौन नहीं जानता है, मैम आपका तो नाम ही चलता है। तो कहते कि हाँ, और मेरे से ही बोल रही हो प्लीज़ प्लीज़ करते हुए। तो तुम्हें लगता है क्या कि तुम्हारे कहने से चीज़ हो जाएगी। जैसे वो कह रही है इंटरव्यू, जैसे वो बोल रही है रैगिंग लेगी तो वो लेगी, तो उसे लेना ही है, ऐसे वो बोलती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी वो लड़की रहती है जिसका नाम उस लोगों ने पूछा रहता है, तो उस लड़की का नाम रहता है समृद्धि, नाम रहता है उस लड़की का। समृद्धि बोलती है कि मैम 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 मैं क्या करूँ आप मुझे बताइए। तभी उसे बोलती है कि समृद्धि का बोलती है कि यार मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि मैम मेरे को क्या करना होगा। तभी उसे बोलती है कि लिसन, वो जो लड़का जा रहा है ना उसे प्रपोज करो, और
प्रपोज़ ज़रा अच्छे से करना। यहाँ पर समृद्धि बोलती है, मैम मैं उस लड़के को कैसे प्रपोज़ करूँ? तो उसे कहते हैं कि करो करो। अब जो लड़का रहता है वो काफ़ी ज़्यादा यू नो थोड़ा सा मतलब प्ले बॉय टाइप का साउंड दिख ही रहा ही रहता है। अब उसे लड़की को प्रपोज़ करने के लिए लोग बोल देते हैं। वो लड़की वहाँ जाती है, उसे वहाँ पर प्रपोज़ करती है, तो वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे बोलता है कि बिल्कुल भाई तूने मुझे प्रपोज़ किया। तभी उसे कहती है कि सॉरी सर, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैंने तो बस वो रैगिंग के लिए बोला था। सर ऐसे नहीं। तो कहते कि अब तो हो चुका है। तभी वो कहते कि मैम बोलिए ना। तो मैम बोलती क्या, मैंने क्या बोला? तभी वो ऐसे बोलता है कि अब तो तू भैया आ गई है यहाँ पर। तभी वो कहती है सर प्लीज़ छोड़िए ना, सर मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ सर, मैं बिल्कुल भी इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, आप गलत समझ रहे हैं सर, प्लीज़ मेरी बात को समझिए, समझिए ना प्लीज़ सर, प्लीज़ मेरी बात समझिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसे कर रही रहती है। तभी यहाँ पर जो आरोही रहती है वो यहाँ से निकलते हुए जा रही रहती है। तभी वो यहाँ पर देखती है कि एक लड़की को एक लड़का छेड़ रहा रहता है, मतलब वो उसके पीछे पड़ चुका रहता है। और वैसे ही वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम निकलो यहाँ से। तभी वो बोलती है कि मतलब आरोही उसका हाथ पकड़ती है और लड़के का पूरा हाथ पीछे से मरोड़ देती है। और वो लड़का बोलने लगता है कौन है तू, कौन है तू? अब आगे क्या होगा ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।